चलिए, हम लोग पढ़ेंगे कदीम दिल्ली कॉलेज या दिल्ली कॉलेज। तो दिल्ली कॉलेज आप लोग कमेंट कीजिए अब जल्दी जल्दी कि दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया। 1825 में। 1825 में। सबसे अहम जो बात है इसमें वो ये है कि ये तमाम शुआरा और उदबा हैं, इनके नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। मिस्टर जोसेफ हेनरी टेलर, मिस्टर फ्लेक्स बेत्रो, डॉक्टर अलवास स्प्रिंगर। स्प्रिंगर का नाम क्या है? डॉक्टर अलवास। मौलवी ममलूक अली नानौतवी, इमाम बख्श साहबाई, मास्टर रामचंदर, और इसी तरह मुंशी जकाउल्ला। मुंशी जका मुंशी जकाउल्ला। मुंशी सुभान बख्श और मास्टर रामचंदर। रामचंदर साहब के दो रिसाले हैं, बहुत अहम है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। मुंशी जियाउद्दीन। अच्छा, ये सब असातिज़ा हैं। तलबा, ये कई मतलब सवाल आ चुके हैं। तलबा में आ जाएंगे डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, पंडित मोतीलाल बिस्मिल, मौलवी कासिम नानौतवी। अच्छा, मौलवी करीमुद्दीन पानीपती। ये हो गया। अब इसी के साथ वर्ना कूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी भी आया था, तो इसका जिक्र भी यहीं कर लीजिए। 1843 में। 1843 में। चलिए, इसको आप को मैं पढ़ा दूं थोड़ा सा इसमें से। कह रहे हैं कि नौ आबादियाती नज़रियात के हामिल यूरोपी इस्तेमारी, इस्तेमारी होना चाहिए, ये इस्तेमार, इस्तेमार ठीक है, यहाँ इस्तेमार मतलब जालिम। इस्तेमारी ताकतों ने सदियों कब्ल मशरकी मशरिक और मशरिक के बईद के ममालिक पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, यानी हिंदुस्तान, नेपाल, बर्र सग़ीर। ये सब कुछ तजारत की आड़ में उनकी कंपनियों ने किया। बिलआखिर जिस कंपनी के हाथ जो मुल्क आया वह कंपनी की नौ आबादियात या दूसरे लफ्ज़ों में ग़ुलाम बन गया। ये इसकी बुनियादी चीज़ें हैं। और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के हिस्से में आया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में इसका क़याम या अमल दखल हुआ। 1757 से 1857 के दरमियान 100 सालों में वह ये काम मुनज़्ज़म अंदाज और शातिराना चालों से करती रही। ये इसकी बात पहले भी आती थी और आज भी आई। ठीक है, अब सीधे हम यहाँ आएंगे कि 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी ने तालीम के लिए 1 लाख रुपया मुख्तस किए थे, मगर 10 बरसों तक उसे खर्च करने की नौबत नहीं आई। आगे चलकर 1823 में 10 अफराद पर मुश्तमिल एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन तश्कील देकर उसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि एक रकम को, यानी इस रकम को तालीम के मद पर खर्च किया जाए। आज भी मद लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी तालीम की गरज पर। कमेटी ने सबसे पहले हिंदुस्तान के मदारिस का जायज़ा लेने की गरज से एक सर्कुलर जारी किया, यानी एक क्या कहते हैं उसको, शुमार, आदाद शुमार जारी किया। ठीक है, मिस्टर जे एच टेलर को दिल्ली के लिए मुंतखब किया, जिन्होंने बड़ी सरगर्मी से दिल्ली के मशरकी इदारों यानी मदारिस का जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश की। किसने? मिस्टर जी.एच. टेलर ने। ये का नाम अहम है। मिन जुमला दीगर उमूर के मिस्टर टेलर ने मदरसों की ज़बूहाली मतलब तंगदस्ती का जिक्र करते हुए कॉलेज के क़याम की तजवीज़ कमेटी के सामने रखी। यानी मदरसे की हालत सही नहीं थी, तालीम से लेकर हर चीज़ को, तो उन्होंने कहा कि इसको हटाकर कॉलेज बना दिया जाए। ठीक है, जाहिर है कि कॉलेज के लिए इमारत का होना ज़रूरी है, जिसकी तामीर के लिए खतीर रकम यानी बड़ी रकम की ज़रूरत है। इस मसले का हल भी तलाश कर लिया गया, यानी मदरसा गाज़ीउद्दीन हैदर की पुरशिको इमारत को कमेटी ने हासिल कर लिया और 1825 में इस मदरसा को कॉलेज में तब्दील कर दिया गया। ये अहम आपके लिए। अब क्या अहम हो गया, यहाँ देखिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी के क़याम का तजवीज़ किसने पेश किया?
मिस्टर G.H. टेलर ने। ठीक है, एक सवाल। दूसरा सवाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी का क़याम कैसे अमल में आया? तो मदरसा गाज़ीउद्दीन हैदर की पुरस्को इमारत को मुनहदिम करके या उसी जगह में दिल्ली यूनिवर्सिटी की क़याम पड़ी। अलबत्ता जदीद उलूम के साथ मशरिकी उलूम को भी बरकरार रखा गया। बता रहे कि हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज़ी उलूम को रखा गया, बल्कि सारे उलूम को उसमें रखा गया। दिल्ली शहर की मुनासबत से ये दिल्ली कॉलेज के नाम से मशहूर हुआ। मुजव्वज़ा यानी तजवीज़ करदा 1 लाख रकम में 500 रुपया माहाना उस कॉलेज के लिए मुकर्रर किए गए। नीज़ इमारत की तज़ीकारी के लिए टाउन एंड ड्यूटी फंड से 7115 रुपया मंजूर हुआ। टाउन एंड ड्यूटी फंड याद रखिएगा। कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो नहीं आना चाहिए, तो इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं। एक पैराग्राफ और पढ़ लीजिए यहाँ में। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सिफारिशात को अमली जामा पहनाने के बाद पूरे हिंदुस्तान में ज़रिए तालीम के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान को लाजमी करार दिया गया। मगर दिल्ली कॉलेज की खसूसियत थी कि ज़रिए तालीम उर्दू था। ये याद रखिएगा, ये याद होना चाहिए। ज़रिए तालीम क्या था? उर्दू। यानी तमाम उलूम जो दाखिले निसाब थे वह उर्दू में पढ़ाए जाते थे। ये एक मुश्किल मगर कामयाब तजर्बा था, जिसे वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम तर्जमा के ज़रिए हल किया गया। जाहिर सी बात है, किताबें भी तो उर्दू होनी चाहिए। पढ़िए तो यहाँ ज़रा सा, मैं पानी पी लूँ। इसके आगे पढ़िए, कोई आप में से जल्दी से। मैं पढ़ूं? पढ़िए, कोई मैं आपका भी हिस्सा है, पढ़िए। दिल्ली कॉलेज में यहीं से पढ़ूं? हम्म। दिल्ली कॉलेज में उर्दू को जरिया तालीम रखने का बड़ा फायदा ये हुआ कि तुलबा मेहनत और शौक से तलबा 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 तालिब जमा तलबा। मिल्की, मुल्की और गैर मुल्की। मिल्की नहीं, मुल्की और गैर मुल्की। हम्म। बस। हम्म। तो इसमें कुछ बताया इन्होंने कि 1853 में कोई कमेटी बनी, कमेटी जनरल तालीम आम्मा। उर्दू के ज़रिए दिल्ली कॉलेज में जो साइंस की तालीम दी जाती है उसकी मिस्टर मवाट ने बहुत तारीफ़ की। खैर, ये कुछ उसकी लवाजिमात में से हैं। अब यहाँ आ जाइए फिर से एक नई चीज़ की तरफ। ये अहम है, शोबा जात, यानी जिसको शोबा कहते हैं, डिपार्टमेंट कहते हैं। 1825 में दिल्ली कॉलेज मदरसा गाज़ीउद्दीन हैदर की इमारत में कायम किया गया, जो मशरिकी उलूम की दरसगाह थी। इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं, अलबत्ता मिस्टर टेलर की रिपोर्ट के मुताबिक 1824 में 9 तालिब इल्म और एक उस्ताद मौलवी अब्दुल्लाह थे। याद रखिएगा ये वल्लाह। जब दिल्ली कॉलेज वजूद में आ गया तो मशरिकी शोबा को बरकरार रखते हुए 1828 ईस्वी में या 1828 अंग्रेज़ी शोबा को अमल में लाया गया। अब एक सवाल आ जाएगा यहाँ से कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 1825 में कायम की गई, तो इसमें सबसे पहला शोबा कौन सा था? तो उर्दू का था। याद रखिएगा, मशरिकी उलूम, अंग्रेज़ी उलूम को कब दाखिल किया गया? 1828 में। और यही सही तरीका है सियासत करने का। जैसे जियो वालों ने किया, पहले क्या किया?
काम अपना निकालवाना था तो पहले फ्री किया पूरा, और आपको दिलदादा बना दिया। कहते हैं ना, माशूका अपने आशिक को अपने इश्क में गिरफ्तार कर ली। तो अब उसको वो खुद ही उसके इश्क में वो गिरफ्तार है। माशूका के मुराद यहाँ हर वो चीज़ जो अपनी गिरविदा में आपको ले ले। ये लफ्ज़ वसी है, इसको किसी एक माने में नहीं लिया जाए। ठीक है। आज हमारी बहस क्लास में इसी खूब हुई, आज तो लड़ाई भी हो गई क्लास में इसी पर उस्ताद में बच्चों में बच्चों में समझ रहे हैं। तो ये मामला है। पहले उन्होंने क्या किया, मशरिक उलूम को पढ़ाया उर्दू ज़ुबान के ज़रिए। बाद में 4-5 साल बाद उनको लाना ही था अंग्रेज़ी ला दिए। मशरिकी शोबा में फ़ारसी और अरबी के दर्जात थे, देख लीजिए, जिसमें दोनों ज़ुबानों की कवायद, सर्फ़ व नौ, नस्र व नज़्म, हदीस, फ़िक़्ह, रियाजी व तारीख़, मंतिक़ व फ़लसफ़ा, जोग्राफ़िया व साइंस और कानून, सियासत वगैरह की तालीम दी जाती थी। जबकि शोबा अंग्रेज़ी में हदीस, फ़िक़्ह, मंतिक़, फ़लसफ़ा, अरबी और फ़ारसी ज़ुबान व अदब को छोड़कर वह तमाम मज़ामीन पढ़ाए जाते थे जो मशरिकी सूबा में ज़ेर निसाब है। अलबत्ता इजाफ़ी तौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान व अदब शामिल निसाब था। 2 लाइन और पढ़ लीजिए। आगाज़ में तमाम तलबा को वज़ाइफ दिए जाते थे। 1831 में, अच्छा ये देखिएगा, वजीफ़ा भी मिलता था दिल्ली कॉलेज में। 1831 में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें यह ख्याल जाहिर किया गया कि दिल्ली का कोई बाशिंदा तालीम की उजरत देने पर आमादा नहीं होगा, खा अंग्रेज़ी शोबा में पढ़ता हूँ या मशरिकी शोबा में। चुनाच कई साल तक तलबा से फ़ीस नहीं ली गई। अब पहले ये बात फिर ये बात आ गई। आगे चलकर अंग्रेज़ी शोबा के तलबा से फ़ीस लेने की इब्तदा हुई, जिसका इतलाक़ रफ्ता रफ्ता मशरिकी शोबों पर भी हुआ। एकदम जियो की तरह है। तालीमी रिपोर्ट और तलबा की लियाकत का साल ब साल जायज़ा लेने के बाद कॉलेज की इंतज़ामिया ने एक बड़ा कदम ये उठाया, दोनों शोबों के निसाब तालीम को यकसा कर दिया। उसके बाद 1844 में मशरिकी और अंग्रेज़ी शोबों को ज़म भी कर दिया, यानी एक कर दिया। पहले क्या किया, तलबा से फ़ीस भी नहीं ली जाती थी और वज़ाइफ मिलते थे, एक बात। फिर बाद में क्या हुआ, वज़ाइफ बंद कर दिया, सिर्फ फ़ीस को फ्री रखा। फिर क्या किया, धीरे से फ़ीस भी बंद कर दिया और फ्री तालीम बंद कर दिया। और बाद में उनको अंग्रेज़ी ज़ुबान को पढ़ाना था, अंग्रेज़ी लाना था, तो बाद में दोनों को एक कर दिया। ये पूरी इसकी सियासत है। ठीक है। अब यहाँ कुछ और है, उसको, ये पैराग्राफ को देख लीजिए आप लोग, इस पैराग्राफ को, बल्कि दोनों पैराग्राफ को देख लीजिए, अहम हो सकता है यहाँ से दोनों। कौन पढ़ेगा आप में से? आरबीडी पढ़िए इसको। हम्म। सवाब दीद पढ़ाई में कुछ। हम्म। जोर से पढ़िए, थोड़ा ताकत से। मेहरा क्यों पढ़ रही हैं, जोर से पढ़िए, लगे कि हाँ लेक्चर दे रही हैं इतना। अब तो कुछ आ जाना चाहिए ना, तो 6 महीने से ज़्यादा हो गया, पढ़िए जोर से। हम्म। 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 असल कमेटी। हम्म। 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 इन्हीं को, उन्हीं नहीं, इन्हीं को, जब नाम जाहिर हो गया तो इन्हीं को।
चलिए, मिस्टर जोसेफ हेनरी टेलर 1836 ईस्वी। मिस्टर जोसेफ हेनरी टेलर को कॉलेज का पहला प्रिंसिपल, दिल्ली कॉलेज, याद रखिएगा ये सवाल आता है। 1841 तक वह इस ओहदे पर बरकरार रहे। दूसरी मियाद यानी वक्त के लिए 1843 से 1850 के दरमियानी अरसा में 3 साल तक प्रिंसिपल रहे। फिर तीसरी मरतबा 1854 से 1857 में अपनी वफात तक वह प्रिंसिपल रहे। 1857 के क़यामत खेज हंगामा की जद में मिस्टर टेलर भी आ गए और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा यानी वो भी शहीद हो गए। 1824 से 1857 तक मिस्टर टेलर का दिल्ली कॉलेज से किसी न किसी ताल्लुक़ रहा। इस तरह 33 वर्ष लगातार उन्होंने दिल्ली कॉलेज या दिल्ली कॉलेज की खिदमत की। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को उन्होंने दिल्ली कॉलेज में बहैसियत उस्ताद तकर्रुर करना चाहा, मगर मिर्ज़ा नौशाह कब नौकर यानी सरकारी मुलाजिम बनना चाहते, कब मतलब नहीं बनना चाहते। मिस्टर टेलर ने बगैर किसी मुखालफत के बहुत सी इस्लाहात की और कॉलेज को तरक्की के दर्जे तक पहुंचाया। मुंशी ज़काउल्लाह की सवानह निगारी मुंशी ज़काउल्लाह के सवानह निगार CCF एंड रिव्यूज़ का कहना है कि कॉलेज के असातिज़ा और तलबा मिस्टर टेलर से बहुत मुतासिर थे। दरअसल वह तलबा पर बड़ी शफ़क़त करते और उन्हें यानी तलबा को अपनी औलाद समझते थे। उनका ये रवैया ये होता था कि कॉलेज से तारीख साज शख्सियतों ने जन्म लिया, यानी उनका ही ये रवैया था जिसकी वजह से अच्छे अच्छे लोग यहाँ से निकले। ठीक है, उसके बाद सीधे सीधा ये याद रखिए, मिस्टर फ्लेकस बत्रो ने भी प्रिंसिपल का ओहदा संभाला था। ठीक है, आगे आ जाइए। उसके बाद का फिर डॉक्टर अलवास स्प्रिंगर, ये भी दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल हुए। देखिए यहाँ प्रिंसिपल बनकर आए थे 1845 में। हाँ जी, फिर अब से ये हो गया ख़त्म दिल्ली कॉलेज का मामला, यहाँ से ख़त्म। मौलवी ममलूक अली, जो ऊपर आप लोगों ने पढ़ा था, मौलवी ममलूक अली मशरक़ी शोबा के सदर थे। असातिज़ा की बात हो रही है, मशरक़ी शोबा के सदर थे मौलवी ममलूक अली। इमाम बख्श साहबाई फ़ारसी के सदर मदर्रिस थे, याद रखते चलिएगा, असातिज़ा में थे। मास्टर रामचंदर, इनको देखिए, मास्टर रामचंदर एक मशहूर व मारूफ शख्सियत मास्टर रामचंदर की थी, जो इस कॉलेज के तालिब इल्म रहे। बाद में बहैसियत उस्ताद और मुतरजिम दोनों मुकर्रर हुए। तालिब इल्म में रहे और उस्ताद में भी रहे। अच्छा, आपका ताल्लुक़ किससे? रियाजी से, यानी मैथ से। 17 किताबों में बेशतर रियाजी है। इनकी किताब में क्या है? रिसाला मसाइल कुल्लियात और जुज़ियात, याद रखिएगा, ये बहुत मशहूर हुई थी इनकी। अच्छा, सहाफ़ी का भी काम करते थे, सहाफ़ी का भी काम करते थे। एक इनका है, ये देखिए, खैर खान हिंद, खैर खान हिंद, बाद में उसका नाम मुहिब हिंद हो गया, यानी इसी रिसाले का नाम बाद में मुहिब हिंद हो गया, जो नेट में पूछा जा चुका है। हो सकता है यही सवाल पूछ ले, खैर खान हिंद किसका रिसाला था। ठीक है, एक मजमून मुशायरा है जिसमें उर्दू शायरी पर तनकीद करते हुए लिखते हैं, इसको अब हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या लिखते हैं? शायरी का मजमून मौजू आम तौर पर इश्क है, जिसका मेयार बहुत पस्त और अफसोसनाक है। आशिक सौदाई व मजनू, रिंद खुराबाती, काफिर, मगमून और दिलगीर नज़र आता है। आशिक और वाइज में कभी नहीं बनती। इन शायरों ने शेख की बुरी तरह खबर ली। हमारे शायर जब कभी माशूक की इज़ार आसानी और बेवफाई का जिक्र करते हैं तो इसका सारा इल्ज़ाम आसमान की कज रफ्तारी पर रखते हैं। उर्दू शायरों की बेमज़हबी मशहूर है। हो सकता है यही पूछ ले कि उर्दू शायरों की बेमज़हबी मशहूर है, किसका कौल है? तो मास्टर रामचंद्र का कौल है। चलिए, अब एक देख लीजिए यहाँ, यहाँ देखिए, फ़वाइदुन नाज़रीन, मास्टर रामचंद्र के भी पूछा जा चुका है, मुहिब हिंद और फ़वाइदुन नाज़रीन। मुंशी ज़काउल्लाह, मुंशी ज़काउल्लाह कॉलेज के तालिब इल्म भी थे और कह रहे हैं रियाजी में खास दिलचस्पी थी और जोग्राफिया से लगाव था। ठीक है, मुंशी ज़काउल्लाह।
एक मतलब इनकी पैदाइश वफात भी आया हुआ है इम्तिहान में। मौलवी सुभान बख्श, ये भी इन्होंने भी काम किया उसमें। मौलवी ज़ियाउद्दीन, सिर्फ नाम याद रखना है, आपको नाम याद रखेंगे तो काम बन जाएगा। डिप्टी नज़ीर अहमद तालिब इल्म थे वहाँ के। मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी तालिब इल्म थे। पंडित मोतीलाल बिस्मिल तालिब इल्म थे। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी तालिब इल्म थे। ठीक है। मौलवी करीमुद्दीन पानीपति भी तालिब इल्म थे। वरना कूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। कौन पढ़ेगा आप में से? पढ़िए जल्दी से कोई भी। ट्रांसलेटिव सोसाइटी हम्म 1895 में रिकॉर्ड होता है कि ये हम्म लेकिन ये कोई आसान काम ना था। हम्म मगरबी उलूम अरबी अफादियत के पेश, मगर देसी जबानों में इस तरह किसी कुतुब की अदम मौजूदगी की वजह से दिल्ली कॉलेज की वर्नादर ट्रांसलेटिव सोसाइटी ने इसका मैदान उठाया। हाँ हम्म अब देखिए, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ये याद रखने वाली चीज़ है। किसने डाली? प्रिंसिपल मिस्टर बेत्रो ने। चलिए। हम्म हम्म हैं? बजरिया अलसिना मुल्की, अलसिना लिसान जमाल, अलसिना यानी ज़ुबान, मुल्की और गैर ज़ुबान। चलिए। असना ही नहीं, सही पढ़िए, रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। अंजुमन इशात उलूम बजरिया अलसिना मुल्की। हम्म 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 हम्म। ठीक है। तो हम लोगों ने दहली पढ़ लिया और वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी पढ़ लिया। अब क्या बाकी रह गया, थोड़ा बताइए कोई आप में से। दारुल तर्जमा उस्मानिया। क्या? क्या चीज़? पूछिए मिलाना, मिलाना, जम करना, मिलाना। जम करना मतलब मिलाना होता है। अच्छा बताइए, सिलेबस में और क्या चीज़ रह गई है? कि कल ख़त्म करनी पड़ेगी ना इसको। कल ख़त्म करनी पड़ेगी जामिया उस्मानिया। जामिया उस्मानिया के बाद और क्या चीज़ रह गई है? बताइए आप लोग जल्दी से।
अलीगढ़, अलीगढ़ हम नहीं पढ़े ना। अलीगढ़ कहाँ कहाँ है? जामिया उस्मानिया और अलीगढ़, और कोई? तहरीक, तहरीक तहरीक उसमें पढ़े होंगे ना हम लोग। किसमें पढ़े होंगे? अरे रुमानी पढ़े थे ना तनकीद में, कुछ तहरीकात पढ़े। तो रुमानी तहरीक, रुमानी दबिस्तान तो एक बात एक ही होंगी, कुछ खास अलग नहीं होगा उसमें। ये रुमानी तहरीक देखते सिलेबस में क्या है। और इसके अलावा देख रहा हूँ कल ख़त्म होगा कि नहीं होगा। अलीगढ़, उस्मानिया, हल्का रवायत, अच्छा। उस्मानिया, चलिए उस्मानिया पढ़ लेते हैं। आइए, उस्मानिया अभी पढ़ लेते हैं, घबराइए मत आप लोग, पढ़ने का तरीका मेरे पास ना है। अलीगढ़ उस्मानिया। आइए उस्मानिया पढ़ लेते हैं। चलिए, ये बिल्कुल उस्मानिया खुलासा ही है। चलिए पढ़िए, पढ़िए आप ही पढ़िए। हम्म। हम्म। आसिफ जाही। हम्म। 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 बस रुक जाइए, अब आप लोगों को यहाँ से याद रखना चीज़ों को। चलिए पढ़िए। हम्म। 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 छूट गया नहीं है। हम्म। 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 हम्म।
हम्म हम्म एकेडमी ठीक है। हम्म 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 कुछ लफ्ज़ देख लीजिए उस ज़माने में जो इस्तेमाल होता था। रजिस्ट्रार के लिए मुसज्जिल, ग्रेजुएट के लिए तैलसान, रेडियो के लिए लासिल्की, वाइस चांसलर अमीर जामिया, डायरेक्टर नाजिम, बाबू दाखिला दाखिल होने का मेन गेट। ठीक है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल। कुछ और देख लीजिए, हो सकता है यहाँ कहीं पूछ ले। इधर आप देख लेंगे, इधर आप देख लेंगे। अच्छा, कुछ हमको सवाल बताइए। किस तालब इल्म के तहरीक पर जामिया उस्मानिया का क़याम अमल में आया? बताइए, ये सवाल हमें इसी में पढ़ा है। यहाँ देखिए, नवाब मीर महबूब अली ख़ान के इंतकाल के बाद दारुल उलूम हैदराबाद के साबिक तालिब इल्मों की तहरीक से, देख रहे हैं, यानी मुहर्रिक कौन बने? मीर महबूब अली। ठीक है। अच्छा, ये तो उनकी तहरीक बनी, लेकिन इसको क़याम में अमल में लाने की मंजूरी किसने दी? बोलिए। हैदराबाद के मीर नवा, हाँ, उस्मान अली, हैदराबाद के 7वें बादशाह मीर उस्मान अली। ठीक। क़याम कब अमल में आया? 14 अगस्त 1917। ठीक है। पहले तर्जमे का क़याम अमल में आया, बाद में यूनिवर्सिटी का अमल 18 में आया। ठीक है, यह है। इसमें कितने किस्म के मुतरजम होते थे? 3 किस्म के, हम वक्ती, जुज़ वक्ती और वक्ती। ठीक है, 3 किस्म के मुतरजम इसमें होते थे। ज़रिए तालीम क्या था? उर्दू। ठीक है। अच्छा, आगे आ जाइए।
अच्छा, जामिया उस्मानिया की खिदमत को किस नाम से याद किया जाता है? 33 साला खिदमत, किस नाम से? 33 साला खिदमत के नाम से याद किया जाता है। अच्छा, इसमें कितने नाजिम थे और कितने मुतरजमीन थे बताइए? अच्छा, इसके आखिरी प्रोफेसर कौन थे? प्रोफेसर मजीद, प्रोफेसर मोहम्मद मजीद जामिया उस्मानिया के आखिरी नाजिम थे। ठीक है। पहली किताब कब शाये हुई? 1919 में। पहली किताब 1919 में शाये हुई थी। ठीक है। और इसी तरह आखिरी किताब हुई थी तारीख़ तमद्दुन हिंद, तारीख़ तमद्दुन, आखिरी किताब तारीख़ तमद्दुन, ये बड़ी कमाल की बात, इस पर लिख लेना, तमुद्दुन हिंद। ठीक है। ये बातें कुछ बुनियादी हैं जो इसके लिए काफ़ी हैं। अच्छा, दारुत तर्जमा की सारी खिदमात को किस नाम से याद किया जाता है? 33 साल खिदमात से। इसमें आग आग कब लगी थी? 18 अगस्त 1955 को। 18 अगस्त 1955 को इसमें आग लग गई थी। अब अब आग लगी है इधर, चलिए